नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। हिंदुस्तान में हर साल 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की रोड एक्सीडेंट में डेथ होती है। इतनी ही बड़ी संख्या में, बल्कि इससे भी ज्यादा लोग घायल होकर, हमेशा के लिए अपंग होकर, शारीरिक रूप से सक्षम होकर इन रोड एक्सीडेंट की वजह से हमेशा हमेशा के लिए घर में कैद हो जाते हैं। बहुत बड़ी संख्या है ये। किसी भी महायुद्ध में मरने वालों से ज्यादा हिंदुस्तान में रोड एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या है। यही वजह है कि रोड एक्सीडेंट जो बड़ी संख्या में हो रहे हैं, उन्हें कैसे रोका जाए। इसको लेकर देश की केंद्र सरकार एक सख्त कानून का जो लाने का काम कर रही है, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कानून आ चुका है, लेकिन लोगों को स्वीकार नहीं है। कोई भी नई बात सहजता से स्वीकार नहीं की जाती है, लेकिन इस पर विरोध कितना लाजमी है। लोगों की जान जिस वजह से जा रही है, जिन लोगों की वजह से जा रही है, जिनकी लापरवाही की वजह से जा रही है, क्या उन लोगों को कड़ी सजा नहीं होनी चाहिए? अगले 1 घंटे में हमारे खास मेहमानों के साथ हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रतीक सिंह है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, महेश शर्मा जी हैं जो कि हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। नेहा खुल्लर डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स हैं, मुस्कान फाउंडेशन जो कि रोड सेफ्टी के लिए काम करता है। डॉक्टर तरुण शर्मा आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ हैं, आप रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी ने इस विषय पर प्रवक्ता भेजने से मना कर दिया, क्योंकि बीजेपी को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहना है। लाइन तय होगी, उसके बाद प्रवक्ताओं को बताया जाएगा जाना है या नहीं जाना है। सवाल ये है कि इस वक्त जो बिल केंद्र सरकार, जो कानून, क्या वाकई में उस कानून की जरूरत है? शुरुआत हम कानून के जानकारों से करें तो महेश शर्मा जी, कितना तर्क संगत और जरूरी है ये कानून? देखिए नेहा जी, सबसे पहले तो मैं सारे पैनलिस्ट को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। खासकर मीना जी, आपको बहुत समय बाद आपको देख रहा हूं। जी आपको और भी। और और जो कानून की प्रासंगिकता की बात की, खासकर 304 जो पूर्व में था, उसमें अमेंडमेंट की बहुत जरूरत थी। और काफी लंबे समय से ये देखा जा रहा था कि इस कानून की खामियों की वजह से ऐसे रोड एक्सीडेंट हो रहे थे और नेग्लिजेंटली लोग ड्राइविंग के, जैसे हम जयपुर में आज चर्चा कर रहे हैं, तो जयपुर में ही बहुत बहुत ऐसे केसेस हुए। एक एमएलए साहब का लड़का जयपुर में, उसने रात को शराब पी के नशे में उसको गाड़ी चलाई, रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की, और उसकी वजह से और कानून की लचर स्थिति की वजह से, क्योंकि ये जो अंग्रेजों के समय का कानून था उसकी उस वक्त प्रासंगिकता थी, क्योंकि उन्होंने वो जो कानून बनाया था वो केवल गोरे अफसरों के पास ही गाड़ी होती थी, हिंदुस्तानी के पास तो गाड़ी होती नहीं थी। तो उन्होंने उसको एक बेलेबल कानून के तौर पर उसको रखा, जिसकी आज मोटर गाड़ियों की संख्या इतनी बढ़ रही है, पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज हो गई है, सड़कों की हालत बहुत अच्छी हो गई है। ऐसे में रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग जो है आमतौर पर देखने को मिलती है, और उसमें खासकर इन्फ्लुएंस जो है, लिकर के इन्फ्लुएंस में गाड़ी चलाना, और आप स्पीड से ओवर लिमिट गाड़ी चलाना, और आप किसी की जान की परवाह ना करते हुए गाड़ी चलाना, तो ऐसे को बेलेबल कानून को रखने के बजाय, और खासकर ऐसे गंभीर केसेस में जहां की एक्सीडेंट हुआ और किसी आदमी को आप मरता छोड़कर चले गए, तो ऐसी स्थिति में इसकी बहुत लंबे समय से कमी। और मैं केंद्र सरकार को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने एक ऐसा सख्त कानून, जो कि एक आम मोटर ड्राइविंग के जो लोग हैं, जिसको अभी नए कानून में 106, पहले आईपीसी में जो इंडियन पेनल कोड था, वो केवल, आप देखिए, पहले सबसे पहले तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये न्याय संहिता है, और वो पेनल कोड था, वो केवल सजा देने के लिए कानून था, पनिशमेंट के लिए कानून था। ये पनिशमेंट नहीं है, क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान का कानून है वो सुधारात्मक कानून है। तो उसको, उस कानून के लिए जरूरत थी कि हम मोटर ड्राइविंग करने वाले लोगों को एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर भी बिहेव करने के लिए
प्रोत्साहित करें और उनमें एक डिटेरेंट भी पैदा करें कि आप अगर गलत तरीके से गाड़ी चलाएंगे और उससे किसी की जान पर बनाएगी, और खासकर जब आप इतना नेग्लिजेंट गाड़ी चलाते हैं और किसी की जान जब संकट में है और ऐसे वक्त में आप किसी को इन्फॉर्म भी नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में इस कानून का मैं बहुत स्वागत करता हूं। और आज के समय में इस देश को इस कानून की आवश्यकता थी, जो वर्तमान में 106 तो जरूरत थी जिसे पूरा किया जाना चाहिए और पूरा किया जाने का जो प्रयास किया जा रहा है। नेहा खुल्लर जी, आप रोड सेफ्टी पर काम करते हैं, लगातार ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहते हैं जो कि इन एक्सीडेंट्स का शिकार होते हैं, और किस किस तरह की जो रोड सेफ्टी का आपका कैंपेन है उसमें बहुत सारे आपके सामने इंसिडेंट्स आते होंगे, उनमें इस कानून में अमेंडमेंट की रेलेवेंस आप कितनी देखती हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एनफोर्समेंट हमारे यहाँ स्ट्रिंजेंट होना चाहिए, लेकिन जिस पर्टिकुलर कानून की हम बात कर रहे हैं, इसमें मेरे राय में थोड़ी-सी और रिसर्च होनी चाहिए थी, क्योंकि दुर्घटना जो होती है उसका सिर्फ एक कारण नहीं होता है, उसमें बहुत से अलग कारण भी होते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाती हूँ कि आप राजस्थान में ही NH-48 लीजिए। NH-48 एक ऐसा हाईवे है जहाँ पर सड़क की व्यवस्था भी बहुत खराब है, घनी आबादी है पूरे हाईवे पे। जब तक आप जयपुर से दिल्ली चलेंगे, डेली हमारे यहाँ मिक्स ट्रैफिक, पेडेस्ट्रियन भी है, टू व्हीलर भी है, जुगाड़ जैसे वाहन भी हैं जो उस रोड पर चल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये कि आप सेग्रीगेशन नहीं कर सकते वहां पर बड़े वाहन और छोटे वाहनों का, या वनरेबल रोड यूजर्स जो होते हैं। अब ऐसी स्थिति में एक ऐसा कानून अगर आएगा जिसमें हम ये भी कहें कि फॉरेंसिक क्रैश इन्वेस्टिगेशन की भी कमी है हमारे देश में, कोई दुर्घटना हो जाती है, और पुलिस की अगर हम नॉलेज की बात करें तो वहां तो 100% नॉलेज गैप है। तो जब ये सारी हमारी जो सिस्टम्स हैं चरमरा रहे हैं, उसमें अगर हम इतना स्ट्रिंजेंट अगर हम कोई कानून लेके आते हैं आधी अधूरी रिसर्च के साथ, तो उसके मिसयूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और जब तक कि हम स्टेक होल्डर्स को साथ में नहीं लेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे नहीं, तो इस तरह के विरोध हमें आगे भी फेस करने पड़ेंगे। प्लस इसी में आप इस तरीके से भी सोचिए कि अगर हम दुर्घटनाएं वाकई में रोकना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हमें हमारे जो ड्राइविंग लाइसेंस का जो सिस्टम है, जो हम अधिकार दे रहे हैं लोगों को सड़क पे वाहन चलाने का, सबसे पहले तो उसमें सुधार आना चाहिए, वहां पे स्ट्रिंजेंट होना चाहिए मामला, ताकि एक अनट्रेन्ड ड्राइवर जो है वो सड़क पर जाए ही ना। अब हमारे यहाँ सिस्टम ड्राइवर्स ट्रेनिंग का है नहीं, लाइसेंस किस तरह से प्राप्त होते हैं ये हम सभी जो यहाँ पे वरिष्ठ लोग भी बैठे हैं जो अपने अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं वो भी जानते हैं किस तरीके से हमारे यहाँ लाइसेंस मिलते हैं। तो जब हमने हमारे बैकग्राउंड को, हमारी रूट्स को करेक्ट नहीं किया है, और ऑन द टॉप ऑफ दैट हम एक ऐसा कानून लेके आ रहे हैं, तो ये मिक्स्ड रिव्यूज आने स्वाभाविक थे इसमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा रिसर्च की और जरूरत है, और स्ट्रिंजेंट SOPs बनने की जरूरत है, ताकि जो स्टेक होल्डर जो विरोध कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सा आसरा मिले कि भाई आपके यहाँ इसको आपके विरोध में नहीं, आपके फेवर में ही इस कानून को लाया जाएगा, ताकि आप जैसे लोगों अगर निर्दोष केसेस में फंसते। अभी तो क्या हो रहा है नेहा खुल्लर जी, रोड एक्सीडेंट होता है, ड्राइवर भाग जाता है, काम खत्म हो जाता है। अब ड्राइवर भाग भी नहीं सकता है क्योंकि उसका पीछा किया जाएगा। अभी तक उससे बचे हुए थे ड्राइवर्स जिस बड़ी संख्या में एक्सीडेंट हो रहे थे। स्टेक होल्डर्स को बात करना, स्टेक होल्डर्स को साथ लेना एक बात है, और दूसरा ये है कि इसको लेकर इतनी रिजिडिटी से इसके दुरुपयोग की आशंका ज्यादा नजर आती है आपको। तीसरी बात आपका कहना है कि इसमें और रिसर्च होने की जरूरत थी। तो रिसर्च कहाँ होने की जरूरत थी, कहाँ एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है, ये समझने की जरूरत है। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी कानून जब पारित होता है और उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन होता है, हम GST हाल ही का बहुत बड़ा उदाहरण है अमेंडमेंट्स के मामले में। बहरहाल मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये कि शुरुआत होनी चाहिए। आज जो शुरुआत हुई है, जैसे महेश शर्मा जी ने कहा, हम कब से इस कानून को, इस IPC को लेकर, अभी तो उन्होंने कहा अब जिस तरह से दोनों को कैटेगराइज किया था, मैं महेश शर्मा जी के वापस जाऊंगी उनके पास उस टेक्निकल एस्पेक्ट को समझने के लिए, लेकिन उससे पहले डॉक्टर तरुण शर्मा,
जो आपने इसमें कहा, क्या मैं एक चीज ऐड कर सकती हूँ? एक्चुअली जो अभी महेश जी ने बताया उसमें मैं ये हाईलाइट करना चाह रही हूँ। देखिए 304A जो आपका बेलेबल ऑफेंस है और 304 जो है वो आपका नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो हमारे यहाँ जो नॉलेज गैप की कमी है वो यही है कि हमारे यहाँ 304 जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है उसको इंटेंशनली यूज नहीं किया जाता। तो अगर हमारा उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट देना है तो जो एग्जिस्टिंग हमारा 304 जो हमारा लगा हुआ है, हमारा आईपीसी का जो हमारे पास है अपना बड़ा, हम उसको क्यों नहीं ढंग से पहले एनफोर्स करते? हम 304A पे क्यों चले जाते हैं जो कि बेलेबल ऑफेंस है? तो हमें पहले तो इसको भी स्ट्रिंजेंट करना चाहिए। नॉन बेलेबल ऑफेंस का प्रोविजन है, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और इस्तेमाल उसका जानबूझकर सोच समझकर नहीं किया जाता है। लोगों को किस तरह से हमारी मशीनरी काम करती है ये हम सब वाकिफ है इस बात से। डॉक्टर तरुण शर्मा, एक पक्ष महेश शर्मा जी का है, दूसरा पक्ष नेहा खुल्लर जी का है। आप ऐसे मामलों को क्लोजली देखते हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं? पहले तो मैम मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा क्योंकि आपने मुझे इस कार्यक्रम का एक हिस्सा बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। रही बात मैम इस कानून के बारे में बात करने की, तो मैम हम जहाँ पर मैम लेक्चर देते हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, यहाँ मैम नए बच्चे जो कंडक्टर और ड्राइविंग के लिए सरकारी नियुक्ति पाते हैं, वो बच्चों को मैम हमारा जो मेन हमारा एम होता है उन बच्चों को ये समझाने का कि आपको इसके साथ प्राथमिक चिकित्सा किस प्रकार, हम कोई दुर्घटना होने पर किस प्रकार हम पीड़ित व्यक्ति की ऑन द स्पॉट ही किस प्रकार हम उस क्षति को बचा सकते हैं और कैसे हम उसको हॉस्पिटल या एम्बुलेंस तक जल्दी से जल्दी हम पहुंचा सकते हैं। ये हमारी ज्यादा से ज्यादा तैयारी रहती है। मैं इसमें छोटी सी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर भारत सरकार इसके अंदर एक छोटा सा और विकल्प जोड़े कि प्राथमिक चिकित्सा भी, ये लाइसेंस बनवाते समय जो अपन कंडक्टर और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं मैम हैवी वाले, इनके साथ अगर प्राथमिक चिकित्सा को भी वो मस्ट कर दे कि एकदम रेगुलेटरी कानून के रूप में दे दे, तो मैम इससे होने वाली दुर्घटनाओं में जो मृत्यु होती है पीड़ित व्यक्ति की, उसमें हम काफी अंतर तक मैम कमी कर सकते हैं। इसके अलावा मैम जगह जगह ये जो ट्रक ड्राइवर होते हैं इनके लिए हम कैंप और सेमिनार का अगर मैम भारत सरकार के द्वारा आयोजन कराया जा सके तो और भी वेल एंड गुड होगा मैम। ये तो आपकी जो बात है डॉक्टर तरुण शर्मा, वो तो ये कि कैसे जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जाए, सुधारात्मक प्रक्रिया जारी रखा जाए और उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। बात हम अगर कानून की करें तो प्रतीक सिंह जी, इतना गुस्सा क्यों है कांग्रेस पार्टी, इतना विरोध क्यों कर रही है, इतनी क्या परेशानी है? देखिए मीना जी, जब बीजेपी ने कुछ भी जो चेंज करने की कोशिश की तो बहुत आपाधापी में की है। उन्होंने विपक्ष की पार्टियों के साथ में या स्टेक होल्डर जो होते हैं उनके साथ में विचार विमर्श नहीं किया। चाहे आप नोटबंदी की बात कर लीजिए, कितने सारे अमेंडमेंट उसके बाद में आए गए, बोले 30 दिन 50 दिन मुझे दे दीजिए, 50 दिन में मेरी कोई गलत नीयत निकल जाए तो मुझे चौराहे पे खड़े कर दीजिए। बाद में पता लगा कि 100% जो पैसा था, जो नोट थे, वह बदल लिए गए। उसके बाद जीएसटी लेकर के, जीएसटी में देखिए कितने सारे अमेंडमेंट हुए, इतने सारे अमेंडमेंट हुए और आज भी इतना कॉम्प्लेक्स है कि व्यापारी आज भी नहीं समझ पा रहा है जीएसटी को प्रॉपर तरीके से। अब आपाधापी के अंदर विपक्ष के 143 सांसदों को बाहर निकाल के सस्पेंड करके ये जो नए जो आईपीसी सीआरपीसी को जो चेंज किया गया है, जो नई कानून संहिता लाई गई है, उसके अंदर अलग अलग प्रावधान कर दिए गए। मैं कह रहा हूं आप बदलाव कीजिए, बदलाव करने का वेलकम है, लेकिन आप विपक्ष के साथ में, उनके स्टेक होल्डर्स के साथ में कम से कम बात तो कीजिए। कुछ बदलाव हो रहा है, हम उस बदलाव के साथ हैं, लेकिन बिना विचार विमर्श किए आप इतनी बड़ी जो पुरानी जो कानून प्रणाली है उसको बदलाव कर रहे हैं। तो कम से कम विपक्ष के सांसदों का और विपक्ष का पूरा आप उनकी राय तो जानिए, स्टेक होल्डर की राय तो जानिए, लेकिन आप जानना चाहते नहीं है। फिर विरोध होता है, फिर वापस ले लिए जाता है, फिर कुछ ले आते हैं, फिर बोलते हैं हम समझा नहीं पाए। जैसे जो किसानों के लिए 3 कानून लाए थे, अड़े रहे उसके ऊपर 1 साल तक, फिर उसके बाद में बोले कि हम समझा नहीं पाए किसानों को। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून पे अगर कोई कमी रह गई, कोई खामी रह गई है तो उस पर दोबारा विचार विमर्श करें, स्टेक होल्डर्स के साथ बात करें, अपोजिशन की पार्टियों के साथ करें, संसद में बात करें। प्रतीक सिंह जी, आपकी बात से मुझे समझ में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी की आपत्ति अमेंडमेंट से नहीं है, आपकी आपत्ति है कि आपको साथ नहीं लिया गया, कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया।
सुधार जरूरी है, बदलाव जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से हो रहा है उस तरीके को बदलने की जरूरत है। यही कहना चाहते हैं प्रतीक जी आप? मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ, अगर आप सुधार कर रहे हैं तो सारे स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेकर के और विचार विमर्श करके उस चीज को अमल में लाया जाना चाहिए। जैसे किसान के कानून जो आए उसमें भी यही इस तरीके की बात है। इस वक्त जिस तरह की सरकार की कार्यशैली है और विपक्ष जिस मूड में है, या विपक्ष की जिस तरह से इस वक्त अवहेलना, विपक्ष का जो आरोप है, जिस तरह से विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है पर उतना एकजुट हो नहीं पा रहा है, सरकार का ये फैसला विपक्ष से राय लेकर, स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर होने वाली देर से बचना है, या वाकई में सरकार की मंशा पर प्रतीक सिंह जी का जो सवाल है वो वाजिब है? नहीं, मंशा तो अब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये जल्दबाजी में लाया गया कानून है। ये जरूर मैं कहूंगा कि कानून बहुत अच्छा है, लेकिन बिना प्रॉपर प्रचार प्रसार के, बिना लोगों को बताए, भाई आपको महीने 2 महीने का समय तो दो उनको समझने का किसी चीज को। अब ट्रक ड्राइवर्स में से कितने क्वालिफाइड हैं? वो तो ट्रांसपोर्टर के ट्रक चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपने अपने सिस्टम को ठीक किए बिना एक नया कानून लाके पब्लिक के ऊपर लाद दिया। आप अपने आरटीओ सिस्टम को ठीक कीजिए, आप अपने पुलिसिंग सिस्टम को ठीक कीजिए। क्यों बेल दे देते हैं? वो जो नॉन बेलेबल ऑफेंस में, वो उसको बेलेबल ऑफेंस में 304A में उसको दर्ज करके और बेल दे देते हैं थाने से ही। जैसे कि वो विधायक के अभी महेश जी बता रहे थे, मैं तो कल की घटना बता रहा हूं। कल अजमेर रोड पे एक लड़का लड़की को कुचल के भाग गई कार। तो अब उसमें क्या, कैसे, मतलब अब आरटीओ क्या करेगा, उसमें पुलिस क्या करेगी? आप लाइसेंस तो सबको दे देते हैं। आप अगर पॉल्यूशन कोई टेस्ट नहीं कराता है और उसकी गाड़ी कहीं पॉल्यूटेड पाई जाती है या उसके पास पॉल्यूशन का स्टिकर नहीं होता है, तो 10,000 रुपए का जुर्माना कर दिया आपने। लेकिन आप ये तो देखिए कि जो गाड़ी चला रहा है, जैसे आपको हर 3 महीने में, दिल्ली में 3 महीने में या 6 महीने में है पॉल्यूशन टेस्ट कराना जरूरी, तो आप ड्राइवर का फिजिकल टेस्ट क्यों नहीं कराते हैं? क्यों उसका लाइसेंस जारी हो जाता है, उसको दिख रहा है कि नहीं, उसका मेंटल स्टेटस कैसा है, वो शारीरिक रूप से फिट है कि नहीं, कि वो 10 घंटे तक ड्राइव कर सकता है। ट्रक वाले तो 14-14 घंटे लगातार ड्राइव करते हैं, तो वो उस लायक हैं भी कि नहीं। और उसी हड़बड़ी में ड्राइवर भागता है जब उसको लगता है कि राजीव तिवारी जी, अगर कानून की जरूरत है, अगर सख्ती की जरूरत है, अगर आप भी महसूस करते हैं कि कल अजमेर रोड पे एक लड़के लड़की को मार दिया, वैसा एक अजमेर रोड नहीं है इस देश में, बहुत सारा है, रोज होती है, सैकड़ों घटनाएं होती हैं। हर शहर में ऐसे रोड बने हुए हैं जो कब्रिस्तान बने हुए हैं। बहुत सारे कानून है इस देश में जो बहुत दबाव के तहत लाए गए, बहुत विरोध हुआ उनका, लेकिन उनका असर बहुत सुखद हुआ। आप खुद मैं इस कानून की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं कानून को बहुत अच्छा बता रहा हूं। मैंने शुरुआत में कहा कि कानून बहुत अच्छा है, ऐसे कानून आने चाहिए, लेकिन ये कानून लाने से पहले आप उस कानून को लागू करने वाली जो अथॉरिटीज हैं उनको तो सक्षम बनाइए। मैं इसी बात की तरफ आ रही थी मैं, श्याम सुंदर शर्मा जी। एक तरीका है कि पहले आप टीम को तैयार करो, समाज को तैयार करो, लोगों को, तो वो तो ऐसा नहीं है। इस प्रदेश और देश में जो सुरक्षा, यातायात, परिवहन के लिए बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट्स टीवी पर चले हैं, अखबारों में बने हैं, लोगों को समझाया गया। ऐसा तो नहीं है कि नहीं समझाया गया हो। मैं कोई कानून की पैरवी नहीं कर रही और ना ही नरेंद्र मोदी सरकार की पैरवी कर रही हूँ। मैं सिर्फ एक पहलू को समझना चाहती हूँ आप सबके माध्यम से कि हमारा समाज किसी भी बदलाव को लाने में जब दशकों सालों लेता है, कानून की सख्ती से उसे तुरंत इंप्लीमेंट किया जा सकता है। क्या इस अप्रोच के साथ अगर नरेंद्र मोदी सरकार काम कर रही है, तो मुद्दा ये है कि जो इतनी जबरदस्त हमारे देश की समस्या है, दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या में मौत,
क्या ये वक्त है जब तैयारी कानून के एग्जीक्यूशन के साथ साथ होती रहेगी? जैसे आज सबको पता है इतनी बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सबने अपने चक्के रोक दिए हैं, गाड़ियां रोक दी हैं, तो इतनी जानकारी है कि हमें विरोध करना है। तो फिर वो जानकारी भी तो आ सकती है श्याम सुंदर शर्मा जी कि हमारे हित में, हमारे परिवारों की, क्योंकि जो रोड एक्सीडेंट कर रहा है वो दूसरों के परिवारों को क्षति नहीं पहुंचा रहा है, उसका खुद का परिवार भी मुश्किल में आ रहा है। देखिए मीना जी, 1 तारीख से जब कानून लागू हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान तो ट्रांसपोर्टर को हो रहा है। और देखिएगा पूरे देश में 95 लाख ट्रक हैं और आज 30 लाख ट्रक के पक्के पहिए जाम है कि सबसे ज्यादा प्रभावित तो वही होगा, क्योंकि वो कम तनख्वाह में ज्यादा लाभ उठाता है। अब देखिए ड्राइवर्स का विरोध कम है, ट्रांसपोर्टर का विरोध ज्यादा है, क्योंकि उनको पता है कि ये नया कानून आ गया और नए तरीके से मेरे को ड्राइवर को जो सुविधाएं देनी चाहिए वो मुझे देनी पड़ेगी, तो मेरी क्या स्थिति बनेगी। विरोध इसलिए हो रहा है ज्यादा। अब देखिए कानून में है निश्चित तौर पर देखिएगा कि 10 साल की जेल भी है, तो 7 लाख का जुर्माना भी है। लेकिन ये भी बात सही है कि टू व्हीलर के साथ और हैवी व्हीकल के साथ एक जैसा व्यवहार होगा तो फिर हम टू व्हीलर आप और हम भी चलाते हैं तो हमारे साथ भी वही होगा जो ऊपर हो रहा है। ये तो कानून में बहुत सारी कमियां भी है। और देखिएगा राजस्थान तो ऐसा जिला है, राजस्थान तो ऐसा प्रदेश है जहां पर अभी हाल ही में नए जिले बने, वहां तो अभी वो ही नहीं है, आरटीओ के ऑफिस ही नहीं है ढंग से। तो अब राजस्थान में तो प्रताप सिंह खचरेवास विरोध सही कर रहे थे, वो तो क्योंकि वो अपने तौर तरीके से अपनाते हैं। कांग्रेस जो प्रतीक जी जिस तरह से कह रहे थे कि भाई विरोध होना चाहिए, लेकिन देखिएगा कि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, आज देख रहा था 2022 में जो एक्सीडेंट हुए हैं 47,806 घटनाएं हुई है, उसमें लोग मरे 50,815। 50,815 लोग अगर एक्सीडेंट में मारे जाते हैं तो उन परिवारों का क्या होगा, ये आप और हमारे को बहुत बड़ी चिंता का विषय है। चिन्हित देखिए राजस्थान में बहुत सारे ऐसे चिन्हित किए गए थे स्थान जहां की रोड एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, लेकिन हम अभी तक देखिएगा हम मोहल्ले गली मोहल्लों में भी स्पीड ब्रेकर बना पाने में सक्षम नहीं हो पाए। तेजी से स्पीड से गाड़ी आती है और एक्सीडेंट करके चली जाती है। जयपुर में तो जो जिस तरह की घटना हुई थी वो तो कहीं क्या कहा जा सकता है, क्या किस प्रकार से जो रोजाना घटना घट रही है, चिंता का विषय निश्चित रूप से। देखिए हमारे यहाँ तो अब कम से कम लाइसेंस बनाने के लिए व्यक्ति को उपस्थित होना पड़ता है, पहले तो वो भी नहीं था, घर बैठ करके आपको लाइसेंस मिल करके आ जाता था कि भाई बन गया लाइसेंस। अब हमारी कार्य प्रणाली कितनी है, कैसी है, आपको भी पता है कि हम सिफारिश के आधार पर अगर लाइसेंस जारी करते हैं, जिसको गाड़ी चलाना नहीं आता उसको भी गाड़ी का लाइसेंस मिल जाता है हमारे यहाँ। और क्यों मिल जाता है, नहीं मिल जाता है, हमारे यहाँ सिस्टम ही एक अलग तरह का है। क्यों नहीं, हमको जो नियम बनाने चाहिए कठोर, और जो लाइसेंस देने के नियम कठोर बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट नहीं रुकेंगे तो आप अगर इन नियमों को लागू नहीं करोगे तो नहीं होगा। देश में चिंता का विषय है, इतनी बड़ी तादाद में यदि लोग एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं, और कौन मारे जा रहे हैं, युवा ज्यादा मरते हैं, बुजुर्ग नहीं मरता है। अब देखिए दारू पी करके अगर ट्रक चलाता है, क्योंकि उसको ट्रक चलाना है लंबे समय तक, इसलिए उसको दारू पीनी है। और देखिए आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर आबू रोड जो क्रॉस होता है, गुजरात जाता है या यूपी में जाते हैं या हम दिल्ली की तरफ जाते हैं, तो वहां पर एक निर्धारित शुल्क देना पड़ता है। अब वो शुल्क क्यों लेते हैं मुझे नहीं पता। एक ट्रांसपोर्टर वो शुल्क दे के जा रहा है, क्या है, एंट्री फीस है, किस बात की एंट्री फीस। तो ये सब चीज हम नागरिकों को भी निश्चित रूप से जागृत तो होना पड़ेगा। कानून में जागरूकता, जिन लोगों को जागरूकता है उनको भी अपनी सहूलियत के हिसाब से नियमों को तोड़ने मरोड़ने में आनंद आता है। उनको अगर कानून की सख्ती से जो है सरकार पेश आना चाहती है तो स्वाभाविक है। एक मुद्दा जो आपने कहा, बहुत बड़ी संख्या में इससे व्यापार प्रभावित होगा, इकोनॉमी जो है वो भी इससे सीधे सीधे रूप से जो है वो प्रभावित हो रही है, और इसलिए बड़ी संख्या में जिनके आर्थिक हित जो हैं उन पर चोट लग रही है वो भी मोबिलाइज हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है महेश शर्मा जी कि जो तकनीकी पहलू है कि कानूनी रूप से लोगों को जो बदलाव है उसको समझने में कितना वक्त चाहिए, महेश शर्मा जी? देखिए मैं सबसे पहले तो नेहा जी ने एक बड़े वैलिड पॉइंट, 2-3 एस्पेक्ट उठाए हैं
उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। एक तो इन्होंने कहा है कि लाइसेंस का जो प्रक्रिया है हमारे यहाँ, लाइसेंस जो इशुएंस अथॉरिटी है, जैसे कि अभी श्याम सुंदर जी एग्री करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि विगत दिनों इतने घोटाले हमने देखे हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। तो जिस ढंग से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट काम करता है और जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसका, लाइसेंस इशुएंस अथॉरिटी जिस ढंग से काम करता है, एक तो उस पर चेक एंड बैलेंस होने की जरूरत है। दूसरा, नेहा जी ने एक प्रश्न उठाया था कि जो कई सारे ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, रेड स्पॉट्स हैं, जहां की अक्सर एक्सीडेंट होते हैं, उनके रोड क्वालिटी में सुधार अवश्य होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये राजीव तिवारी जी ने भी कहा कि एक ऐसी समस्या है कि एक सामाजिक समस्या भी है कि सोशल अवेयरनेस इसमें होना चाहिए। लेकिन मैं कोई राजनीतिक रिमार्क तो नहीं करूंगा, लेकिन विरोध के लिए केवल विरोध करना, इसका तो कोई मतलब नहीं है। कानून में मैं जहां तक जितना समझता हूं, और ये जरूर है कि प्रक्रिया का उल्लंघन तो आजकल खुलेआम होने लगा है, चाहे ए पार्टी की सरकार हो चाहे बी पार्टी की सरकार हो। जिस ढंग से कानून बनते हैं, मैं खुद एक राजस्थान स्टेट बार काउंसिल का मेंबर हूं। मैं 1,10,000 लॉयर्स को रिप्रेजेंट करता हूं राजस्थान से। और पहले कानून निर्माण की प्रक्रिया ये होती थी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और डिफरेंट स्टेट्स की बार काउंसिल्स के पास में लॉ का ड्राफ्ट आता था, और हमसे उन सब के बारे में अपने कमेंट्स मांगे जाते थे, सजेशंस मांगे जाते थे, और जो कानून के विद्वान थे वो अलग अलग तरीके से अपनी बात कहते थे। बहुत सारे प्रेस के लोग थे, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग थे, वो भी उस कानून पर अपनी राय रखते थे, और उसके बाद वो विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा में उन बिलों पर एक लंबे डिस्कशन के बाद में, लेकिन ना तो सरकारें रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जिस तरह का पॉलिटिकल क्लाइमेट आज बना हुआ है, उसमें ना विपक्ष विपक्ष की तरह है, ना सरकार सरकार की तरह है। ये बात तो मैं जरूर मानूंगा कि कानूनों का जिस ढंग से निर्माण हो रहा है उसमें प्रक्रियाओं का उल्लंघन तो है, स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन इसके बाद भी मैं इस कानून को पढ़कर इतना समझ पाया हूं कि सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जो है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन सबसे फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन है, और हमारे इस देश में लॉ कमीशंस की रिपोर्ट है, हमारे जुडिशियल कमीशंस की रिपोर्ट है, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट है जिनमें कि कहा गया है कि इन्वेस्टिगेशन की एजेंसी डिफरेंट होनी चाहिए। लेकिन आप सोचिए कि इन्वेस्टिगेशन 10 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आप राहुल गांधी केस में 10 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लालू यादव वो अपनी जिंदगी पार ही कर जाएंगे, उनको कब सजा मिलेगी? तो जिस ढंग का हमारा इन्वेस्टिगेशन का और जुडिशियल सिस्टम है, उसमें रिफॉर्म्स की तो जरूरत है। लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं ये मानता हूं कि जो क्वालिटी ऑफ लॉ है, जो आज 1860 की, क्योंकि माना जाता है कि लॉ इज डायनेमिक, हर दिन देश काल परिस्थिति के हिसाब से उसमें परिवर्तन। 1860 का 304A अगर ना बदला जाए, जिसमें कि इतनी खामियां हैं कि आप कहते हैं कि इसमें पार्ट 2 क्यों नहीं लगाया जाता है? पार्ट 2 तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी लगाती है, और जिस ढंग की हमारे देश में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां हैं, और जिस ढंग से इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आज कोई बीजेपी के समय में ही नहीं, हमेशा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, चाहे सुप्रीम कोर्ट तोता कहे, चाहे आज कानून का उल्लंघन कहे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स कहे, कुछ भी कहो, तो ऐसी स्थितियों में भी मैं ऐसा मानता हूं कि कानून की दृष्टि में तो सही है, वो आज की जरूरत भी है, लेकिन प्रक्रियाओं का उल्लंघन हुआ है, ये भी मैं स्वीकार करता हूं, और सुधार की जरूरत है, सोशल रिफॉर्म्स की जरूरत है। नेहा जी ने कहा कि जो लाइसेंस इशुएंस अथॉरिटीज जिस ढंग से फंक्शन करती है, जिस ढंग से हमारा रोड जो बने हुए हैं, ब्लाइंड स्पॉट्स बने हुए हैं, उनमें सुधार की गुंजाइश है। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने एक बहुत वैलिड पॉइंट उठाया कि आप क्या समझते हैं, जब रोड की क्वालिटी ऐसी है कि रोड चारों तरफ से खुला है, जानवर भी आ रहे हैं, ट्रैक्टर भी आ रहा है, उल्टी तरफ से भी आ रहे हैं, सीधी तरफ से भी आ रहे हैं, तो वहां एक्सीडेंट की संभावनाएं रहेंगी। ऐसे में इस कानून की प्रासंगिकता थोड़ी प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कानून की जरूरत भी है, कानून में अमेंडमेंट वक्त की जरूरत भी है, लोगों की सुरक्षा के लिए सख्ती भी जरूरी है, लेकिन प्रक्रियाओं का पालन भी जरूरी है।
और प्रक्रियाओं का पालन इस वक्त की सरकार में राजीव तिवारी जी सिर्फ उसके लिए जिम्मेदार सत्ता पक्ष है या विपक्ष भी कहीं है? दोनों है। विपक्ष अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाता और जो सत्ता पक्ष है उसको अगर वो कानून कोई लेके आ रहा है तो अब उसके पास इतना बड़ी मेजॉरिटी है कि वो विपक्ष को कुछ समझता ही नहीं है। उसको तो ये है कि हमने जो कर दिया वो बेस्ट है बस सबसे। तो जो अभी महेश जी भी कह रहे थे कि उस पे बाकायदा जैसे पहले लॉ कमीशन में या बार काउंसिल्स में वो सारी या और जो दूसरी कमेटीज बनी हुई हैं उसमें आप पहले उसके ड्राफ्ट को तो भेजिए, उनकी आपत्तियां तो मांगिए, सुझाव तो मांगिए। आपने 2 दिन पहले उसको आपने लोकसभा में और राज्यसभा में टेबल किया, उसको पारित करा लिया क्योंकि आपके पास मेजॉरिटी है, और आपने उस पर राष्ट्रपति की मोहर लगवाई और कानून बना दिया। तो ये सारी प्रक्रियाओं में कानून, जब आप 150 साल पुराना 200 साल पुराना कानून तोड़ हटा के नया कानून ला रहे हैं तो उसके अंदर कम से कम 100 दिन तो दीजिए, उसमें 100 दिन तो वर्किंग कीजिए जब आप 150 साल का कानून बदल रहे हैं। जो एक्सरसाइज जितनी भी हुई है वो रातों रात नहीं हुई होगी। कई बार हमने नितिन गडकरी को सुना है इस विषय पर कहते हुए पिछले सालों में, और कई बार सुना है, एक बार नहीं। लेकिन फिर भी आपकी बात एकदम लाजमी है, स्वाभाविक है कि जो प्रक्रिया के तहत तमाम स्टेक होल्डर से चर्चा करने के बाद, उसकी प्लस माइनस देखने के बाद अगर कोई बात होती है, वो तो घर परिवारों में भी होती है, समाज में भी होती है, किसी भी मशीनरी में भी होती है। कोई भी ड्राफ्ट तैयार होने से पहले अगर उसमें 10 तरह के सुझाव आएंगे तो डेफिनेटली उसमें वैल्यू ऐड होगा। सरकार आज की आप कोई सम्मेलन होता है उसके अखबारों में 4-4, 5-5 पेज के विज्ञापन दे देते हैं। आपने ये कानून बनाया, इसको आप 15 दिन पहले, 1 महीने पहले आप एक पब्लिसाइज तो करते हैं कि भाई अब ये नया कानून हमारा प्रस्तावित है, इसमें हम ये चीजें लेके आएंगे, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो हमारे पास ऐसे सुझाव भेज सकता है। आपने अभी कितने करोड़ लोगों से आपने अपने संकल्प पत्र के लिए सुझाव मांगे थे, तो ये कानून के लिए तो मांग ही सकते हैं आप। लेकिन उसमें क्या प्रक्रिया में जो वक्त लगता, श्याम सुंदर शर्मा जी, सरकार उसके लिए तैयार नहीं है। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और उससे पहले उन्हें संदेश देना है। ये संदेश जो है, जो देने की कोशिश की गई है लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर, ये संदेश लोकसभा चुनाव से पहले सरकार के पक्ष में जाएगा कि विपक्ष में? श्याम सुंदर शर्मा जी। मीना जी, मैं तो देखता हूँ विधानसभा में, आप भी देखते हो, जब कानून बनता होता है तो कितने विधायक मौजूद होते हैं और कितने हिस्सा लेते हैं। 8-10 से ज्यादा विधायक उसमें हिस्सा ही नहीं लेते। अब लोकसभा में तो 150 को बाहर कर दिया, फिर 18 कानून आपने बना करके। अब देखिए महेश जी की बात ठीक है, पहले जो कानून था निश्चित रूप से बार काउंसिल में भी जाता था और बाकी जगह भी जाकर के वो पुख्ता तरीके से आता था। अब वो ऐसा नहीं होता। अब तो कानून आवश्यकता के अनुरूप बनता है, सरकार की इच्छा शक्ति के अनुरूप वो कानून बनता है। उसको कितना राजनीतिक लाभ दिया जाएगा, कितना होगा, हम रोड तो दे नहीं पा रहे ढंग से। रोड देखिए, जब तक आज हम इतना पैसा देकर भी आज अजमेर रोड, जयपुर से अजमेर जाइए, यात्रा कीजिएगा, कितना टोल टैक्स देते हैं, क्या रोड ठीक है क्या? या जयपुर से दिल्ली जाते हैं, रोड ठीक है क्या? कितने दिन हो गए? 5 साल हो गए। ये दोनों रोड ही कनेक्टिविटी ढंग से नहीं बन पाई। आपने तो 6 लाइन 5 लाइन कई लाइन बना दी। तो ये सब चीजें जब तक हम सरकार में, अब देखिएगा कि पैसे कमाने का धंधा अगर बन जाता है, रोड बनाना भी पैसे कमाने का धंधा बन गया है, तो अब ये फिर आप जब कानून लागू करने जा रहे हो तो ये सब चीज भी आपको, आप जयपुर में BRTS जो बनाई की है, वो है क्या काबिल? किसके लिए बनाई थी, क्यों बनाई थी? आपको पता है? वो तो आज भी हम उसको हटाने के लिए 45 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। तो ये देखिएगा जिस प्रकार के हमको रोड साइड की तरफ से जो तैयारी करके सरकार को देनी चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। अब हमने चिन्हित कर लिए रोड के अंदर गड्ढे हैं, आदमी गिरेगा, उस दोषी कौन होगा? चलो, आपने वैसे तो एक्सीडेंट होता है तो आप ड्राइवर को दोषी मानोगे, लेकिन अगर खड्डे के अंदर गिर जाता है सरकार की दोष के कारण, उसको दोष किसको दोगे? तो कमियां हैं निश्चित तौर पर। हमको इसकी चर्चा का विषय, देखिए अब हमारे पास साधन ही नहीं है, हम लोगों से पूछें कैसे बातचीत करें। सही बात है, आप अगर बार काउंसिल में भेजना पसंद नहीं करते या लोगों के बीच में जाना और जिस सेलेक्ट कमेटी के पास नहीं भेजते, ये सब चीजें कमियां जिस तरह से
लोकतंत्र में विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा की कमियां जो सामने आ रही है वो चिंता का विषय है। हम लोगों को चुन करके इसलिए भेजते हैं कि कानून तो कम से कम ढंग से बनाओ आप, और उस पर डिस्कस करो और सारी चीजें ला करके। कानून पे कभी डिस्कस होता ही नहीं है, फालतू की चीजों को लेकर के लोकसभा और मैं तो विधानसभा और मैंने लंबे समय तक देखी है, कोई कानून बनता है तो कितनी लोग चर्चा करते हैं, कितने विधायकों को पता होता है कि कानून है क्या। 8-10 लोग जो पढ़े लिखे ढंग के लोग हैं वो तो उस पर डिस्कस करते हैं, और फिर भी मंत्री जी कहते नहीं हमारा कानून हमने जो बनाया है वो ठीक है, आपकी बात सुन ली, हम इसमें संशोधन नहीं कर सकते। संशोधन करना व्यक्ति रूप से सरकार अपनी कमियों को कहती है, ये कहती है भाई सरकार की कमियां हैं, अगर हम उसको संशोधन अब अधिकारियों के बेस पर अगर किसी राज्य का कानून हम ला करके लागू करना चाहेंगे तो फिर वही यही चीजें सब चीजें आएगी। इसलिए हमको पहले अपना जो चीज है, सिस्टम है, उसको अब राहुल गांधी विदेश में देख के आए थे ड्राइवर को किस तरह का होता है, किस तरह से उसको सुविधाएं मिलती है। अब भारत में वो घूमने गए थे, एक बार जब बैठे तो किस तरह की स्थितियां बनी। अब ट्रक ड्राइवर की स्थितियां किस प्रकार की है, किस प्रकार का वातावरण उसको मिल रहा है, उसमें सबको सुधार करने इस कानून में दी है। इसमें तो ये है कि हमने तो राहुल गांधी आज जो काम कर रहे हैं 25 साल पहले कर लेते तो शायद हमें ये सब चर्चा करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, व्यवस्था थोड़ी पहले से ज्यादा दुरुस्त होती, क्योंकि उनकी सरकार थी लंबे समय तक। उन्हें मालूम होता सड़कों का क्या हाल है, उन्हें मालूम होता कि किस तरह से हमारा समाज चलता है, किस तरह से लाइसेंस घर बैठे लोगों के बन जाते हैं। कई बार तो इस दुनिया में जो लोग नहीं है उनके भी लाइसेंस बन जाते हैं। बहरहाल श्याम सुंदर शर्मा जी, जो सवाल आपने उठाया, नेहा खुल्लर जी, अब सवाल ये उठता है कि आप लोगों की जो कार्यशैली है, उससे पहले महेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, अगर वो जुड़ते हैं। महेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं सिर्फ श्याम सुंदर जी की एक बात तो कहना चाहता हूँ कि कानूनों का निर्वचन जिस ढंग से किया जा रहा है, आज ही नहीं, मैं किसी सरकार के ऊपर आक्षेप नहीं लगाना चाहता, लेकिन कानून का निर्माण, कानूनों का निर्वचन जो है वो जनता और समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। आज सरकारों की अपेक्षाओं के अनुरूप ये कानून बन रहे हैं, इसलिए ये सब खामियां हैं। अदरवाइज कानून का निर्वचन एक पूरे समाज के लिए किया जाता है, तो पूरे समाज से सजेशंस लेके, पूरे समाज की राय लेके, और उस राय शुमारी के बाद अगर कानूनों का निर्माण होता है तो मैं सोचता हूँ इसके साथ साथ हमारा पॉलिटिकल क्लास जो है वो इसके लिए 100% रिस्पॉन्सिबल है। हमारे पॉलिटिकल क्लास में न विपक्ष अपनी भूमिका निभाता है। आप जब 18 कानून बनाए जा रहे हैं, आप बाहर निकाल दिए गए, आप सड़क पर आकर ये बात करते, जनता को ये बात समझाते कि ये कानून गलत बने हैं, ये जब आपके पास आज जब टेबल किए गए थे तो ऐसे गंभीर मसलों को भी आप छोड़कर सिर्फ अपनी पॉलिटिकल रिवेंज के लिए चले जाते, तो ये सारी जो परेशानी है वो ये है कि जनता की अपेक्षाओं और समाज के अनुरूप कानून नहीं बन रहे हैं, पॉलिटिकल क्लास को सेटिस्फाई करने के लिए कानून बन रहे हैं। इसलिए कानूनों में ही ये जिस तरह के निर्माण में त्रुटियां रहती है, लेकिन फिर भी ये कानून अच्छा है। लेकिन महेश जी, पॉलिटिकल संदेश इससे क्या जा रहा है? क्या कोशिश है सरकार की इससे माइलेज लेने की, और क्या ले पाएगी? मैं ऐसा सोचता हूं कि सरकार की मंशा इस कानून को ठीक करने के पीछे दो चीज है। एक तो 1860 का आईपीसी बना हुआ है, 1860 से हमारे बीच में है, और 1860 से जो कानून बना हुआ है उस कानून में बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत थी। तो एक उन अपेक्षाओं को पूरा करता है, लेकिन चूंकि निर्माण में त्रुटियां हैं तो निश्चित रूप से लोगों को ऑब्जेक्शंस रहेंगे। दूसरी चीज ये है कि ये खासकर बात करें हम इस कानून की जो 106 अब आया है, जो पहले 304A था, तो उसमें वो जो कानून में परिवर्तन की जरूरत इसलिए थी कि उस समय में, तात्कालिक समय में जब ये कानून आया था तब मोटर गाड़ियों की संख्या बहुत लिमिटेड थी, और वो भी उस रूलिंग क्लास के पास थी जो कि अंग्रेज थे या राय बहादुर या इस तरह के बड़े लोग थे, उनके पास थे। आज आम जनता मोटर ड्राइविंग करती है, रोड की कंडीशंस तत्कालिक स्थिति से बहुत बेहतर है, तो ऐसे में एक डेटरेंट का होना चाहिए। दूसरा, ये कानून सुधारवादी कानून है, वो कानून पनिटिव था। हमारा हिंदुस्तान का जो सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, वो सुधारात्मक है। हम सुधार के लिए ये जो पनिशमेंट दिया गया है, जिसके बारे में
लोग चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हम एक ड्राइवर को रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहता है ये कानून। वो चाहता है कि वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से रोड पर जब आए तो बिहेव करे। आप इन्फ्लुएंस में गाड़ी चला रहे हैं, अब आप कहेंगे कि ये तो एक तरह से सरकारों की गलती के एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है। हाँ है, लेकिन आम आदमी और समाज को भी ये देखना पड़ेगा कि हम लेकिन सड़क पर एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम, लेकिन हम हर किसी के हाथ में रिवॉल्वर तो नहीं दे देते। रिवॉल्वर इसलिए नहीं जाती कि उसका दुरुपयोग होगा। वैसे ही हर किसी के हाथ में गाड़ी, बड़े बड़े ट्रक्स, बसेस, गाड़ियां, आजकल हम देखते हैं थोड़ा सा संपन्न कोई घर हुआ नहीं कि बच्चे को गाड़ी दे दी 15 साल में, 16 साल में, 18 साल में, 20 साल में, और वो सड़कों पर जाकर किस कदर कोहराम मचाते हैं। हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में, सुना है किस तरह 15 साल का एक बच्चा 3 बजे रात को अजमेर रोड पर गाड़ी और बच्चा दोनों किस तरह से बर्बाद हुए। तो महेश जी प्लीज कंटिन्यू करिए। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि इसके दो एस्पेक्ट है। ये पनिटिव क्यों होना चाहिए, इसमें डेटेरेंट क्यों होना चाहिए, कानून का भय भी होना चाहिए, क्योंकि दो तरीके से कानून लागू किए जाते हैं, एक तो सोशल अवेयरनेस से और एक कानून के डर से। कानून में जब तक कि ऐसे प्रावधान नहीं होंगे जिसका डर नहीं होगा कि आप इर्रेस्पॉन्सिबल तरीके से सड़क पर बिहेव करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से दंड का भागी पड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप पुलिस वाले के पास जाएं, जैसे कि हमारे राजस्थान में अभी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। पिछले दिनों बड़ा एक हाईलाइटेड केस था, विजय सिंह का केस था, राज परिवार से जुड़ा हुआ केस था, एक एमएलए के लड़का का केस था, और उनके हश्र मैंने देखे हैं, अखबारों ने खूब छापा, पत्रकार मित्रों ने खूब लिखा, लेकिन उसके बावजूद भी वो कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं ठहर पाया, क्योंकि तत्कालिक कानून में इतनी कमियां थी जिसकी वजह से विजय सिंह भी छूट गए, और वो एमएलए साहब के, मैं नाम उनका लेना उचित नहीं समझता, उनके बच्चे भी चले गए, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो कानून में डिटरेंट होना चाहिए और ये डिटरेंट लाजिमी है, लेकिन अब इसको समाज को, इसका प्रचार प्रसार, समाज को समझाना, बिल्कुल वो समय के साथ होगा। नेहा खुल्लर जी, सवाल ये है कि आप लोग जो रोड सेफ्टी के लिए प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को समझाते हैं, कन्विंस करते हैं, आप लोगों की वर्किंग में इसके बाद क्या बदलाव आएगा, क्या फर्क आएगा? देखिए मीना जी, पहले मैं एक अपनी भी बात रखना चाहूंगी, जो मैं डिबेट इतनी देर से सुन रही हूँ उसको लेके, कि आज हम ये डिबेट कर क्यों रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, और इस कानून का भी उद्देश्य क्या था कि पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, हम उस पे नहीं जाके, उद्देश्य ये था कि सड़क दुर्घटनाएं कम होनी चाहिए, लोगों की मृत्यु कम होनी चाहिए। उद्देश्य यही था इस मौजूदा सरकार का भी, प्रीवियस का भी, और हम सब लोगों का भी। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि जब हम सबका उद्देश्य अगर सड़क दुर्घटनाएं कम करना है, उसमें होने वाली मृत्यु, तो उसके इमीडिएटली स्टेप्स कौन से होने चाहिए, उसमें हमारी प्रायोरिटी बननी चाहिए। प्रॉब्लम इस कानून के साथ ये है कि ये हमारी जो लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी है उसमें टॉप पे नहीं आता। जैसे कि अगर आप इमीडिएटली सड़क दुर्घटना रोकना चाहते हैं तो आपको अपने ट्रॉमा सेंटर्स स्ट्रेंथन करने पड़ेंगे, ताकि गोल्डन आवर में आपको सही इलाज मिल सके, उससे आप इमीडिएटली फेटिलिटीज रोक सकते हैं। दूसरा, लाइसेंस पे हम सब ने काफी डिस्कशन किया है कि भाई हमारा ट्रेन्ड ड्राइवर होना चाहिए। तीसरा ये कि अमेंडमेंट की अगर मैं बात करूं तो 2019 में हमारा मोटर व्हीकल एक्ट अमेंड हुआ था, उसमें बहुत अच्छे हमारे सेक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए थे, यहाँ तक कि उसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई थी जिसमें हमारे ही राज्य के परिवहन मंत्री ने उसको चेयर किया था, और सभी राज्य के परिवहन मंत्री उसके मेंबर्स थे। जैसे कि उसमें एक अमेंडमेंट लाया गया सेक्शन 198A, जो कि ये निर्धारित करता है कि अगर सड़क निर्माण में या सड़क में कोई कमी है जिसकी वजह से दुर्घटना हुई है, तो सड़क बनाने वाली एजेंसी पे भी केस किया जा सकता है, पेनल्टी भी है। अफसोस वो कानून अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। वो एक इमीडिएटली स्टेप था अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश करने का। दूसरा एक स्ट्रिंजेंट एस्पेक्ट आया, जैसे हम 15 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं, तो अंडर एज का हमारा इतना स्ट्रिंजेंट कानून आया कि माँ बाप को जेल होगी, 25,000 का जुर्माना लगेगा। ऐसा कौन सा एक केस है जिसमें आप मुझे बताइए कि पुलिस ने 2019 के बाद इसको इम्प्लीमेंट किया हो? तो ऐसा नहीं है कि कानून हमारे स्ट्रिक्ट नहीं है। जो 2019 में भी हमारा अमेंडमेंट एक्ट बना था, अगर हम उसको भी इम्प्लीमेंट कर दें प्रायोरिटी वाइज, तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है रोड एक्सीडेंट रोकने का, वो बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन शायद ये आज की डिबेट सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कानून लाया गया है, ये मे बी किसी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव से भी लाया गया हो, सेंसेशन लाने के लिए।
तो उस मामले में मैं इतना जाना नहीं चाहूंगी, बट मेरा मानना यही है कि ये क्या कहते हैं, हम जनता को तो चलो समझा सकते हैं, ठीक है, एक एस्पेक्ट है, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती है ना, ताली दो हाथ से बजती है। प्रायोरिटी में तो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी होनी चाहिए। आज हमारी समस्या ये है कि वाहन बहुत ज्यादा है सड़कों पर, अब उसको कैसे कंट्रोल करोगे? आपकी तो प्रायोरिटी वो होनी चाहिए थी कि हर स्टेट में एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बननी चाहिए थी, ताकि जितनी ज्यादा हमारी बसेस होंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा, उतना निजी वाहन कम चलेगा। तो इस तरह के राजस्थान की पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या हाल है? कितनी बड़ी संख्या में बसेस खाली जाती हैं? क्या बसेस का स्थिति है? ये सब तो हम सब वाकिफ हैं इससे। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जिन जिन लोगों के पास रहा है, उन्होंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के भले के लिए क्या किया, ये भी इस राजस्थान प्रदेश का इतिहास गवाह है। सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड, सिर्फ अगर जहां कहां पर जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर या डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं, उनका इंटरेस्ट कहाँ, इसके अलावा तो मतलब जयपुर राजधानी के गुलाबी शहर का जो मेन स्टेशन है, बस स्टैंड, उनकी क्या हालत है, मतलब तो पैथेटिक सिचुएशन। बहरहाल आपने जो कहा नेहा खुल्लर जी, सवाल ये है राजीव तिवारी जी, डॉक्टर तरुण मैं आपके पास आ रही हूँ। राजीव तिवारी जी, पॉलिटिकल मंशा क्या है? देखिए, पॉलिटिकल मंशा तो क्या, ये लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से पिछली बार किसान आंदोलन हुआ, वो भी एक कानून को लेकर ही हुआ था। अभी ट्रांसपोर्टर्स का आंदोलन आ गया, तो इसका कहीं ना कहीं, देखिए, ये कानून तो अभी इतना बड़ा आंदोलन चलेगा। आज ही से आप देखिए टीवी पर इतना उसको दिखाया जा रहा है कि लोगों में एक दहशत आ गई है। लोग परचूनी का सामान इकट्ठा करने लग गए हैं कि भाई सड़कें बंद हो जाएंगी, लोगों का जितना भी सप्लाई सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं जाके पेट्रोल पंप पे, लोग किराने की दुकानों पे जाके 10-20 किलो आटा, आलू बालू, ये सारी चीजें भर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी सूचनाएं आ रही हैं, आप पेट्रोल पंप पे जाके देखिए, भीड़ है। तो ये सारी चीजें, अब इससे क्या है कि इतना ये पब्लिसाइज हो जाएगी चीज कि कानून तो अपने आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा। लेकिन आप ये देखिए, कानून बनाया है तो इसको लागू करने के लिए, आज आप एक बात बताइए मेरे को, ये कानून हो गया कि इसके अंदर मजिस्ट्रेट को या पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी है ड्राइवर को एक्सीडेंट के बाद। वो चलिए कर देता है, उनको इन्फॉर्म भी कर देता है, तो वो तो आ गया पुलिस के घेरे में या जुडिशरी के घेरे में। लेकिन जो आदमी को वो एक्सीडेंट करके आया है, उसको रिलीफ के लिए क्या आपने साधन जुटा रखे? आप इतने बड़े बड़े हाईवे बने, कितने ट्रॉमा सेंटर बने हैं वहां पे, आखिर उसको तत्काल रिलीफ तो मिलनी चाहिए। उसको जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, इसमें उसकी कोई है ही नहीं। आप पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, हमारे यहाँ से पुलिस 2 घंटे में जाएगी, जब तक तो वो घायल है, वो पता नहीं उसकी क्या स्थिति रहेगी वहां तक। फिर आपने 120 मिनिमम स्पीड के आपने हाईवे एक्सप्रेस वे बना दिए। अब उसमें जुगाड़ कहां से आ जाता है, उसमें कुत्ता कहां से आ जाता है, उसमें जानवर कहां से आ जाता है, गाय कहां से आ जाती है। तो इतनी हाई स्पीड पे जब वाहन चल रहा है, तो सामने एकदम कोई अगर कैटल आ गया तो एक्सीडेंट तो होगा, वो उसको बचाने के चक्कर में दूसरे को मारेगा। तो आपने पहले इतने हाईवेज बना दिए, एक्सप्रेस वे बना दिए, 500-500 रुपए 200 किलोमीटर में आपके टैक्स वसूल रहे हैं आप, 2.5 रुपए 3 रुपए पर किलोमीटर एक वाहन से टैक्स वसूल रहे हैं आप। तो आप उसके लिए वैसे वहां एक्सप्रेस वे बनाए हैं, तो वैसी सुविधाएं तो वहां पे दीजिए। कहीं पे आप देखिए कैटल फेंसिंग, यहाँ से आप वहां चले जाइए, आगरा चले जाइए, तो हर 5 किलोमीटर में 10-20 गायें मिल जाएंगी आपको। अजमेर रोड पे यही स्थिति है, दिल्ली रोड पे यही स्थिति है, और जो दूसरे हाईवेज हैं उनमें यही स्थिति है। आप बॉम्बे से नासिक चले जाइए, उसमें यही स्थिति है। तो आपने सारी सुविधाएं ये कर दी, और उसके बाद उसका सारा खामियाजा ड्राइवर क्यों भुगतेगा जी? आप उसके लिए वैसे ही ट्रांसपोर्टर्स के लिए आप एक गाइडलाइन बनाइए ना कि 7 घंटे से ज्यादा चला हुआ ड्राइवर अगर सड़क पे उतर गया तो आप पर इतना चालान होगा ट्रक पर। प्रॉब्लम है, एक पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक चैलेंज है। उसकी वजह से जो मासूम लोग मारे जाते हैं,
एक बड़ा सवाल ये होता है, बहुत उसके लिए तो बहुत गवर्नमेंट को सारी जिम्मेदार चीजें होना चाहिए ना कि मासूम लोग उस सड़क पर आते ही क्यों हैं। आज एक्सप्रेस वे पे टू व्हीलर अलाउड नहीं है, लेकिन टू व्हीलर क्यों चल रहा है? उसमें तो इसके गाय लिए कैसे घुस गई? कानून में, इसके लिए आपने कानून देखिए भी अभी बना हुआ है, थोड़े दिन पहले नोएडा आगरा में एक वो मर्सिडीज कार थी, वो एक ट्रक से टकराई थी, ट्रक पलट गया था और ट्रक का ड्राइवर मर गया था। मर्सिडीज वाले को कुछ नहीं हुआ था, बड़ा बिजनेसमैन था वो यूपी का, उसको कुछ नहीं हुआ, उसकी मर्सिडीज से टक्कर हुई, ट्रक वाला मर गया। अब बताइए किस पे क्या, कौन सा उसको सजा हो गई या क्या कानून लग गया उस पे? तो उसकी भी वजह गवर्नमेंट थी, क्योंकि उसने बीच एक्सप्रेसवे में यू टर्न दे दिया था। ये विषय अपने आप में बहुत बड़ा समंदर है, और इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास पूरे रिसोर्सेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पॉलिसी नहीं है, एग्जीक्यूशन नहीं है, व्यवस्था नहीं है। नहीं, देखिए रिसोर्सेज भी है, व्यवस्था भी हो जाएगी अगर सरकार में इच्छा शक्ति होगी। बिल्कुल। अब जब आप 2000 और 500 का नोट बंद कर सकते हैं एक ही दिन में, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। आप जब रोड बन रही है तो रोड अगर वो आपके कानून के नॉर्म्स के हिसाब से नहीं बन रही है तो आप उस रोड को चालू क्यों करते हैं? आप पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए उसका उद्घाटन, आधी सड़क के बने हुए का उद्घाटन कर जाते हो। आपको पूरी सड़क बना के उसके एक बार चेकिंग तो कराओ, हाँ ये बिल्कुल टू द नॉर्म्स बनी हुई है। क्यों नहीं बनी है? क्यों राजनीतिज्ञ आके और उसके, चाहे से वो सड़क परिवहन मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, वो आके अपने उद्घाटन करके निकल जाते हैं। और कई सड़कें तो ऐसी हैं बिना उद्घाटन के पब्लिक चालू कर देती है, उसको क्यों कर देती है? तमाम जो लोग हैं यहाँ पर हमारे पैनल में, अगर हम 6 अलग अलग सेक्टर के लोग इस विषय पर बात कर रहे हैं और सबको ये लग रहा है कि ये कानून सही है, लेकिन इस कानून का एग्जीक्यूशन कैसे होगा ये एक चुनौती है। सरकार को कानून बनाने से पहले स्टेक होल्डर्स को साथ लेना चाहिए था, ये एक सच्चाई है, कड़वी हकीकत है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर बहस करनी चाहिए थी, लेकिन वॉकआउट कर गया विपक्ष, पहले ही बाहर हो गया है। नेहा खुल्लर जी कुछ कहना चाह रही? मैम मैं बस यही ऐड करना चाह रही थी। देखिए मैं फिर से वही दोहराऊंगी कि भाई कानून जो है वो ऑलरेडी हमारा इन प्लेस है बहुत सी चीजों का। अगर हमें दुर्घटनाएं रोकनी है तो पहले हमें फोकस वहां करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि सेंटर में पावर में कौन है, तो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ऑब्जेक्टिव हमारा दुर्घटना रोकने का होना चाहिए। तो उस हिसाब से हमें कानून को लाना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट भी करवाना चाहिए। आधे अधूरे कानून से नेहा जी आपकी बात एकदम समझ में आती है, लेकिन हम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम सबसे कहीं ज्यादा यात्रा इस कानून को बनाने वाले जितने सांसद सत्ता पक्ष के हैं वो हमसे ज्यादा करते हैं, हमसे ज्यादा दुर्गम इलाकों में जाते हैं, हमसे ज्यादा लोगों के बीच रहते हैं। मैम तभी तो मुझे हैरानी है मैडम, तभी तो मुझे हैरानी है कि हमारे परिवहन मंत्री जो है, माननीय मंत्री, वो यहाँ तक कि ग्लोबल एक्सपीरियंस भी लेके आए हैं। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में वो 2 साल पहले होके आए हैं। तो अगर आप उनकी भी रिपोर्ट्स उठा के देखेंगे तो उसमें भी प्रायोरिटी में देखिए हिट एंड रन में क्या है हमारे यहाँ, तो अब क्रैश इन्वेस्टिगेशन में कभी छोटे वाहन की तो गलती निकलती ही नहीं है। जैसे कि अभी बात हो रही थी, गाय आ गया, पेडिस्ट्रियन आ गया, अब अचानक से बड़े वाहन के सामने कोई आ गया और वो खत्म हो गया और वो कभी हमारी रिपोर्ट में हाईलाइट ही नहीं होगा, तो उसमें तो गलती हमेशा बड़े वाहन की होगी। तो ऐसे भी बहुत सारे केसेस होते हैं जो हिट एंड रन नहीं होते। अब आप बताइए 30% केसेस हमारे यहाँ हिट एंड रन के अंदर जाते हैं जो कि विदाउट इन्वेस्टिगेशन है, उसमें एक्चुअल में फॉल्ट किसकी है ये पता ही नहीं होता है, क्योंकि अभी हम बात कर चुके हैं पुलिस की। तो ऐसी स्थिति में आप मुझे बताइए, अब मैं ये मानती हूँ कि 100 गुनाहगार छूट जाएंगे, लेकिन एक भी इनोसेंट को अगर सजा हो गई तो फिर उसका जवाबदेही कौन है? और दूसरी बात यह कि पहले जो सड़क निर्माण एजेंसी के लिए जो कानून बना हुआ है, जो कि हमारे मंत्री जी ही लेके आए थे, उसके इम्प्लीमेंटेशन पे हम क्यों नहीं ध्यान देते कि भाई एक आधे कंसेशनर को तो सजा दिलवाइए, तो अपने आप बाकी सारे एग्जाम्पल के तौर पर सुधरेंगे, राइट। इसी तरह अंडर एज ड्राइविंग में किसी माँ बाप को तो आप सजा दिलवाइए, खासकर जो रईस जादे सुबह पार्टी करके जो गाड़ियों से कुचल देते हैं मॉर्निंग वॉकर्स को, ऐसा कोई एक केस तो आप रिजॉल्व करवाइए, तो आप एग्जाम्पल सेट करेंगे ना।
आम मतलब भेड़ चाल की तो तरह खाली ड्राइवर्स के पीछे पड़ जाना। एग्जिस्टिंग कानूनों का सदुपयोग और उपयोग ठीक से, क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो रहा है, ये आपकी आपत्ति है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नए कानूनों को जगह नहीं दी जाए एट द सेम टाइम, ये भी आपका कहना है। श्याम सुंदर शर्मा जी, जब सभी पक्षों को इस विषय पर कंसर्न है, आपको लगता है कि विपक्ष इसे लोकसभा चुनाव से पहले कोई मुद्दा बना पाएगा? मीना जी, क्योंकि विपक्ष तो क्या बना पाएगा, यहाँ तो राम जी चुनाव जिताएंगे, कोई ट्रांसपोर्ट और ये सारी चीजें थोड़ी जिताएगी। तो हमारे आधारभूत सुविधाएं की आज तक हम उसकी पूर्ति करने में सक्षम नहीं हुए, पैसा वसूल रहे हैं सुविधाएं देने के नाम पर। हम वही बात, सही बात है। आज हम ट्रॉमा के सेंटर विकसित करने का हमारा मैंडेटरी होना चाहिए, रोड के साथ बनने के साथ ही हम नहीं कर पाते उसको। और आप ट्रॉमा सेंटर पे चले जाइए, क्या स्थिति है। शहर वाले की तो ठीक ठाक होगी, गांव वालों को तो ट्रॉमा सेंटर का ताला ही नहीं खुलता है। तो हम कानून तो लागू करें, कोई बात नहीं, लेकिन जो आधारभूत सुविधाएं देनी चाहिए सरकार को, वो देने में सक्षम क्यों नहीं हो पा रहे हैं? उसका कारण है कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो कुछ होता है, पर्दे के पीछे से बहुत सारी चीजें होती है जो आपको दिखती नहीं है, वो उनकी खाना पूर्ति पूरी होती है, बाकी के लोगों को उनको क्या चिंता है। अब पार्लियामेंट के मेंबर्स की गाड़ियां जो होती है, वो गाड़ियां जिस तरह की मिलने लगी हैं आजकल, पहले तो मैं देखता था विधानसभा में रोडवेज बस जाती थी विधायकों को लेकर के। अब आप देखते हो किसी विधायक के पास रोडवेज बस के अंदर बैठ करके यात्रा करना पसंद करता होगा? तो हम आधारभूत सुविधाओं को नहीं बढ़ाएंगे और टोल टैक्स लेना शुरू कर दिया आपने देखिए मनमोहन सिंह के टाइम पर जो नीति लागू की गई थी, वो ये सरकार भी लागू कर रही है, उसमें कोई कमी नहीं है। रोड बनता है, 1 किलोमीटर रोड बन रहा है, कितना महंगा हो गया है। और आप वास्तविक देखें तो उसमें उतना पैसा खर्च नहीं होता, वो पैसा कहाँ जाता है, क्या होता है, इस पे देखिएगा। उसमें मैंडेटरी होना चाहिए, 1 किलोमीटर रोड बन रहा है तो उसकी सुविधाएं क्या क्या होनी चाहिए, मैंडेटरी रूप से लागू होनी चाहिए, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास सिपाही सुरक्षा किसकी करता है? नेताओं की। पब्लिक की सुरक्षा करने की चिंता नहीं है। अब हमारे नेताओं के पास कितने सुरक्षा कर्मी लगे होंगे, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं। मुझे को पता है कि संविदा के लोग काम कर रहे हैं और वो सुविधाएं लेके काम कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा करो और ऊपर तक पहुंचाना है। तो ये सिस्टम नहीं सुधरेगा। सिस्टम सुधारने के लिए हम सबको भी जागृत होना पड़ेगा, जैसे मुस्कान जी, जैसे ये जो मुस्कान फाउंडेशन है, बाकी फाउंडेशन बन करके जो आपने आज चर्चा रखी, इस तरह की चर्चा व्यापक रूप से की जाने की जरूरत है। लेकिन नहीं, क्योंकि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में फायदा किसको कैसे होने वाला है, लाखों करोड़ों रुपए का सिस्टम कहाँ कैसे होता है, ये पता है कि आरटीओ लगता है, कैसे लगता है और कैसे क्या होता है। एक आरटीओ में मैं तो देख रहा था, कोई गार्ड भी भर्ती होता है ना, उसको कहता है कि मेरे को तो उस पे लगा दो, चेकिंग वाली पे। अब आप अगर ऐसे करेंगे तो हम कैसे सुधार पाएंगे? तो इसलिए सुधार के लिए हमको बहुत सारी चर्चा करनी पड़ेगी। और देखिएगा, निश्चित तौर पर राजनीतिक लोग नहीं करेंगे उसको सुधार, क्योंकि राजनीतिक लोगों को फायदा मिलता है इससे। इसलिए राजनीतिक लोग, एक व्यक्ति कहने से क्या होता है। मैं गडकरी जी को 10 साल से सुन रहा हूँ, वो देखिए जब भी आते हैं बहुत सारी चीज कह के चले जाते हैं, लेकिन जब मैं रोड पे चल के देखता हूँ कुछ भी नहीं नजर आता, उनको नजर ही नहीं आता। हम जयपुर से दिल्ली वाला रोड को अगर विकसित रूप से ढंग से नहीं कर पाए, 5 साल में ये नहीं कर पाए कि फ्लाईओवर में कहाँ बनना चाहिए, कहाँ कट होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अब हम तय कर रहे हैं जयपुर में, अजमेर जयपुर में कहाँ गाँव पड़ते हैं और कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट को हम कैसे डाइवर्ट करेंगे। ये सब चीजें कमियां किसकी है? ये राजनीतिक तौर पे जो लोग हैं, जो इस चीज को पैसे का धंधा बना लेते, कमाई का धंधा बना लिया। हम देखिए बहुत कानून ले आएंगे, कानून तो पास हो जाते हैं, कोई कानून के तो जिस दायरे में पास हो रहे हैं, मैंने तो विधानसभा में देखा कि कैसे कानून पारित होते हैं और उस कानून का विरोध करते रहते हैं। अब विरोध ज्यादा होता है, वापस ले लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि हम उसके आर्थिक रूप से संपन्न लोग हो रहे हैं उससे, और आम जनता उससे पीड़ित हो रही है। इस पे हमको ध्यान देने की जरूरत है, चर्चा होनी चाहिए। और हमारे जनप्रतिनिधि उस पर चर्चा नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि प्रधानमंत्री ने आपके सामने बीजेपी वाले आए नहीं, कांग्रेस वाले आकर चले गए। इससे समझ में आता है कि उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति क्या है, वो इस विषय पर कितना समय देना चाहते हैं, कितना विचार रखना चाहते हैं, कितना सोच और कितना पब्लिक के साथ रहना चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी कोशिश होती है हर दिन हम आपसे जुड़े हुए मुद्दों को आपके साथ साझा करें। बड़े सुधारात्मक कानून की जहां
केंद्र सरकार ने शुरुआत की है, वही प्रक्रियाओं को लेकर सवालों के घेरे में है। आने वाले समय में इस पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो कितना बड़ा रूप लेता है, ये देखना होगा। विपक्ष इसे कितना अपने पक्ष में ला पाता है, ये भी देखना होगा, और सरकार इस कानून के जरिए क्या संदेश देने में कामयाब होती है, ये भी समझना होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।